हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपको फार्माकोलॉजी 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, इसी का यूनिट 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो गाइस, यूनिट 1 का हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा था सारे क्वेश्चन को, और वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और भी अदर सब्जेक्ट के जो भी सॉल्यूशन वीडियो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम यूनिट 2 बात करेंगे। तो यूनिट 2 में आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चनों को हम कवर अप करेंगे, जिसमें सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये सारे के सारे हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने ऐड किया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इस क्वेश्चन को कर लेने से यूनिट 2 के अंदर जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आप चुटकियों में इजीली कर लोगे। तो गाइस देख लेते हैं। और यूनिट 2 के अंदर गाइस सबसे पहले 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको कवर अप करवा देता हूँ, ताकि आपके जो 18 मार्क्स इस यूनिट से बन रहे हैं वो इजीली बन जाए, आपको दिक्कत ना हो वो 18 मार्क्स लेने में। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में बताओ, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो सिंपली आपको इसके अंदर यही सब बताना है कि कीमोथेरेपी क्या होता है। तो कीमो मतलब केमिकल्स, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। किनके खिलाफ? तो बैक्टीरिया के खिलाफ, प्रोटोजुआ, फंजाई, वायरस, इन सब के खिलाफ ये क्या करता है? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, इनको मार देता है। तो यही कीमोथेरेपी इसको बोला गया। अब एंटीबायोटिक्स, जो कि 2 वर्ड से अगेन मिलकर बना है, एंटी जिसका मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो गाइस एंटीबायोटिक्स का जब भी डेफिनेशन लिखो तो ये कुछ बातें याद रखना कि एंटीबायोटिक जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। अब इसका काम क्या होता है? तो जो बैक्टीरिया है ना, उसको ग्रोथ को रोक देना, सप्रेस कर देना, या फिर डायरेक्ट किल कर देना उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरा होगा, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये मिलता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मारता, ये दूसरे वाले को मारेगा, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे। तो ये 2 बातें याद रखना है कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है, जिससे मिल रहा है उसको नहीं मार रहा है, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी नेचुरली मिल रहा है, बट एंटी माइक्रोबियल्स में हमें नेचुरल तो मिल रहा है, साथ में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक भी मिल रहा है। यानी एक तरह से ब्रॉड आप बोल सकते हो कि ज़्यादा ये हमें मिल रहे हैं एंटी माइक्रोबियल्स। काम वही है एंटीबायोटिक जैसा ही है कि सप्रेस कर देना यानी स्टॉप कर दो या फिर किल कर दो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और जो हमारा होस्ट सेल है यानी बॉडी है, तो उस पर हल्का फुल्का इफेक्ट प्रोड्यूस दिखेगा आपको, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारे एंटी माइक्रोबियल्स। आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे यानी सारे क्वेश्चनों पे। तो गाइस अब आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सबसे पहले आप इसको क्लासीफाई करोगे जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, जिससे आपका यूनिट 2 पूरा अच्छे से हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उन सभी का, ड्रग्स का। तो गाइस पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो गाइस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप समझ सकते हो, इसके अंदर आप बता सकते हो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर हो गया, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर हो गया, ये सब आप बता सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट करते हो ऐसे ड्रग्स। तो गाइस पहले आते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। अब ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि हमने बीटा लैक्टम्स के बारे में पढ़ रखा था, जैसे पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टर्स, कार्बापेनम्स, ये सभी के सभी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही तो है। तो गाइस देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने ये आपको करवा चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए एक्चुअल में, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने मैड कैम में कुछ सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाया था। नैम नेक की चेन होती है, और ये जो आप देख रहे हो इतना पोर्शन हमारा ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और ये ट्रांसपेप्टाइडेस इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये नैम नेक आखिर ये कैसे हुआ है, ये आया कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखते हो स्टार्ट होता है साइकिल हमारे साइटोप्लाज्म से, जिसमें आप यूडीपी जी देख रहे हो, ये कन्वर्ट होता है यूडीपी एम में। ये जी जो देख रहे हो ना, ये जी हमारा रिप्रेजेंट करता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एम रिप्रेजेंट करता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड।
तो गाइस ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है जी और एम, तो ये बुक में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ईपीटी के एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, ईपीटी यानी इनॉल पायरुवेट ट्रांसफरेज। अब ये यूडीपीएम जो देख रहे हो ना, यहाँ पे पीपी आकर के अटैच होता है। ये अटैचमेंट कैसे होगा, तो वो डी एल करता है। ये आया कहाँ से, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एल एनानिन प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट होता है डी में, और डी जो है वो एलानिन लाइकेज की मदद से डी एल में कन्वर्ट होता है, जो कि हेल्प करता है ये पीपी को अटैचमेंट के लिए यहाँ पे यूडीपीएम से। अब यहाँ पे जो यूडीपीएम पीपी देख रहे हो, तो यूडीपी हटता है और यहाँ पे एंजाइम जो फंक्शन करता है वो बैक्टोप्रिनोल, और यहाँ पे एमपीपी यहाँ पे आकर के अटैच हो गया है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हो एमपीपी, और ये जो पीपी जो है वो पेंटा पेप्टाइड है, और यहाँ से जीएमपीपी यानी यहाँ से हमारा एम के साथ पीपी आ गया, और यहाँ से जो है वो हमारा जी आ चुका है, और यहाँ पे यूरिन डाइफॉस्फेट वो जो कि हट चुका है। अब यहाँ पे जो जी एम जो देख रहे हो ये क्या है, ये जी एम और कुछ नहीं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यही तो है जी एम। जी से क्या होता है, ग्लूकोसामिन, यानी पूरा जो जी है वो ये है NAG, और पूरा जो एम है वो ये है NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक और ग्लूकोसामिन। यही होता है जो एक जो है ये साइटोप्लाज्म से अब हट चुका है, और यहाँ पे आ चुका है मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आ चुका है ये GMPP से इलोंगेशन होता है चेन का, इसका चेन जो है वो लंबा होता जाएगा, और ये हमारा ट्रांसग्लाइकोसाइलेज करता है। और यहाँ पे एंजाइम जो होता है ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो सपोर्ट करता है एक के ऊपर एक लेयर। तो आपने देखा होगा जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव में एक में थिक होता है और एक में थिन होता है, वो इसी वजह से कि एक में एक लेयर होता है और एक में ये मल्टीपल्स लेयर होते हैं, जी एम यानी एनेसिटल ग्लूकोसामिन और म्यूरेमिक का। तो गाइस वही है। अब यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स लिख देता, बट आपको ये समझाना था कि आखिर साइकिल ये कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं, फॉस्फोमाइसिन हो गया जो कि हमारे ईपीटी को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी अगर फॉस्फोमाइसिन दे दिया, ईपीटी रुक गया, तो क्या आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, सेल वॉल बनेगा ही नहीं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो कि ट्रांसपेप्टाइडेस, अब भाई वहाँ पे जा करके जो हमारा सपोर्ट कर रहा है ट्रांसपेप्टाइडेस, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बेसिट्रेसिन जो कि यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन करता है, यानी बैक्टोप्रिनोल को यहाँ पे इनहिबिट करता है। अब साइक्लोसेरिन जो कि एलानिन रेसिमेज और एलानिन लाइगेज को इनहिबिट कर रहा है। वैंकोमाइसिन जो कि ट्रांसग्लाइकोसाइलेज जो कि इलोंगेट करने का काम कर रहा है, उसको यहाँ पे रोक रहा है। तो इस टाइप से ये आपको बताना होगा, आप चाहो तो ये ना बनाओ, लेकिन वो चीज़ बताना होगा ड्रग्स आखिर सेल वॉल सिंथेसिस को कैसे रोक रहे हैं। सो गाइस अब सेकेंड हम देख लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। अब इसके अंदर हमें मालूम है कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, एक एमआरएनए मैसेंजर एमआरएनए की, और टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, और राइबोसोमल यानी आरआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तीनों आरएनए हमें ज़रूरत होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब देखते हैं, ये रहा हमारा एमआरएनए जो कि लाइन आप देख रहे हो, और राइबोसोमल ये रहा है। अब इसमें 2 यूनिट्स होता है, एक 50S और 30S। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो क्या होता है, ये दोनों आपस में आकर के अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो टीआरएनए, ये क्या कर रहा है, न्यू अमीनो एसिड्स को ला रहा है, कोडिंग जो होते हैं 3 के पेयर में उसको। अब यहाँ पे ए साइड से पी साइड पे जाता है, तभी तो ए साइड खाली हो जाती है और फिर दोबारा आता है यहाँ पे अमीनो एसिड न्यू वाला। तो ए से पी पे जाकर के यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रहा है। ए क्या है, ए मैं आपको बता दूँ कि ये ए जो है वो एक्सेप्टर साइट है, एक्सेप्टर, और पी जो है वो पेप्टाइडल साइट है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले वाले में कि यहाँ पे जो टीआरएनए लेके आ रहा है इस साइड पे जो न्यू अमीनो एसिड्स को, और जिसकी वजह से जो हमारा अमीनो एसिड के यहाँ पे चेन बन रहा है, तो वो लेके आकर के ए पे अटैच होने के लिए वो रोक रहा है टेट्रासाइक्लिन्स। तो टेट्रासाइक्लिन का काम है कि जो टीआरएनए लेके आएगा अमीनो एसिड्स को, उसको वहाँ पे रुकने ही नहीं देना है, इस साइड पे अटैच ही नहीं होने देना है। अब वहाँ पे अटैच नहीं होगा तो क्या वो जो एमआरएनए हमारा लेके आया है मैसेज को, वो कैसे होगा ट्रांसलेट, तो वहीं पे उसने रोक दिया। अब सेकंड आते हैं यहाँ पे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का भी बता दो कि वो डायरेक्ट ही रोक देगा, वो प्रोसेस ही नहीं होने देगा। उसका भी सेम काम है कि वो मिस रीडिंग करवा दे, गलत रीडिंग करवा दे, जो हमारा टीआरएनए लेके आया उसको ऊपर नीचे भेज दे, या फिर ये होने ही ना दे, स्टॉप ही कर दे कि भाई हम कुछ नहीं होने देंगे, इनिशिएशन ही नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा ए से पी की तरफ पेप्टाइड चेन फॉर्म हो गया, तो फॉर्म होने के बाद उसके बाद ए साइड से यहाँ पे निकल रहा है और ये जो है वो निकल जाएगा। अब इसका क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन होता है, जो यहाँ पे पेप्टाइड चेन एक्चुअल में फॉर्म हो चुका है,
कहाँ से, तो ए से पी की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हो ए से पी की तरफ हो रहा है। तो जो ए से पी की तरफ होने से रोकने का काम है वो मैक्रोलाइट्स का काम है। माइक्रोलाइट्स, लिंकोसामीन्स हो गया, स्ट्रेप्टोग्रामीन्स हो गया, इन सब का काम है कि जो ट्रांसलोकेट हो रहा है ना ए से पी की तरफ, उसको रोक दे। तो क्या होगा, अगर ए पे ही स्टॉप हो गया तो नए अमीनो एसिड कैसे आएंगे, ये भी तो सोचो आप, कि जो नए अमीनो एसिड ए की साइड खाली होगी तभी तो आएंगे। अब यहाँ से ए से पी की तरफ ही नहीं जा रहा है, हमारा जो ये चेन बन चुका है एक्चुअल में, अब वो निकलने वाला है, तो वो फिर नए अमीनो एसिड्स नहीं आएंगे तो फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। और क्लोरामफेनिकोल का भी यहाँ पे काम है कि जो पेप्टिडल ट्रांसफरेज यानी पेप्टाइड चेन फॉर्म हो रहा है ना, पेप्टाइड फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म, तो उसको ही रोक देता है ये बाय इनहिबिटिंग एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी को रोक देने का काम करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है कि हमारे जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो 30S और 50S दोनों जगह पे बाइंड हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, इनिशिएशन ही नहीं होने देते भाई, रोक ही देते हैं या फिर मिस रीडिंग करवा देते हैं एमआरएनए को, जो हमारा एमआरएनए है उसको प्रॉपर रीड नहीं होने देते, तो गलत फॉल्टी वो बन जाता है ना पेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और ग्लिसरल साइक्लिन्स जो है ये काम करते हैं 30S राइबोसोम्स पर बाइंड होकर के, यानी नीचे वालों पे। काम क्या है, मैंने आपको बताया, टीआरएनए जो न्यू अमीनो एसिड लेके आ रहा है इस साइड पर बाइंड होने के लिए, तो उसी को रोक ही देता है, इनहिबिट ही कर देता है कि ना भाई नहीं आ सकते हो तुम। क्लोरामफेनिकोल की बात करें तो 50S राइबोसोम्स पे आता है, और 50S राइबोसोम्स पे मैंने आपको बताया था क्लोरामफेनिकोल का कि ये पेप्टिडल ट्रांसफरेज को रोकता है और जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करवाता था, तो उसी को रोक दिया। तो भाई नहीं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो कैसे होगा फिर। उसके बाद मैक्रोलाइट्स, लिंकोसामीन्स और स्ट्रेप्टोगामिन्स का मैंने आपको बताया था ट्रांसलोकेशन, जो कि खाली नहीं होने देते इस साइड से पी साइड पे, जो फॉर्म हो चुका है एक्चुअल में उसको। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है, हमने दो देख लिया, अभी चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही चल रहा है, उसके अंदर अभी और भी आएंगे। तो गाइस आप समझ सकते हो, मैक्रोलाइट्स का आपको मालूम चल चुका है, टेट्रासाइक्लिन का आपको मालूम चल चुका है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही तो है। आप लॉन्ग में क्या लिखोगे, यही लिखोगे, बस वो बताओगे ड्रग्स कैसे बॉडी में आई, फिर वो अपने रिसेप्टर पे कैसे जा रहा है, लेकिन काम तो यही कर रहा है ना जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको एक तरह से याद हो चुका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रग्स अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ड्रग जो अफेक्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो बात करें जैसे कि फंगस हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, अर्गेस्ट्रॉल जो है उसकी वजह से ये, इसका काम ही है देख रेख करना कि भाई सही से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है ना, हर एक चीज़ सही प्रॉपर है ना। बट क्या होता है कि जो ये ड्रग्स होते हैं जो हम इसके अंदर देते हैं, वो क्या करता है कि इसी को इनहिबिट कर देता है। जैसे कि पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन आ गया। बात करें अदर तो पॉलिन एंटीबायोटिक जिसके अंदर एम्फोटेरिसिन भी, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, और निस्टेटिन और हेमेसिन और नेटामाइसिन। बात करें आजोल तो कीटोकोनाजोल, आपने ये भी देखा होगा साबुन फॉर्म में भी है, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। तो इन सब का काम है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसको डिसरप्चर करो, मतलब एक तरह से ख़राब करो, यानी वहाँ से फिर लीकेज हो जाएगा आयंस और मॉलिक्यूल्स का। जिस सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो है ड्रग अफेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए आरएनए है, तो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे क्या अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम बात करें, अगर आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो टैबलेट्स के वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता। क्या होता है ना कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग फॉर्म में होता है, मतलब एकदम टाइटली होता है, एकदम बहुत ही टाइटली। तो उसकी वजह से ना ये आगे के फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, जैसे मेटाबॉलिज्म कुछ भी करना होता है तो डीएनए का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये इतना टाइट होने की वजह से ना एक एंजाइम इन्हीं के अंदर होता है, इन्हीं के बॉडी के अंदर बैक्टीरिया में, डीएनए गायरेस या फिर टोपोआइसोमेरेस 4, इन दोनों का ही काम है। कोई भी एक क्या करता है कि नेगेटिव जो सुपर कॉइलिंग हो रही है ना, इसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट करो। यानी देख रहे हो एकदम अच्छे से अब यहाँ पे टाइटली पैक नहीं, यहाँ पे लूजली कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये जो भी इनका मेटाबॉलिज्म जो कुछ करना है वो करेंगे। तो हम जो ड्रग्स इसमें देते हैं वो क्यूनोलॉन्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, वो क्या करेंगे, डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमेरेस 4 को इनहिबिट कर देंगे। तो आपको ये भी समझ आ गया कि क्यूनोलॉन्स और फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या है, क्या करना है, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसको होने देना है। होने देने से उसी का डिसएडवांटेज है बैक्टीरिया का, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा फिर, अगर ये एंजाइम से इनहिबिट हो गए तो। अब आते हैं नेक्स्ट
सो गाइस फर्स्ट उसके अंदर हमने देखा था, क्या देखा था, डीएनए गायरेज इनहिबिटर, जिसको हम लोग टोपो आइसोमेरेज 4 इनहिबिटर्स भी बोल रहे थे। अब आता है सेकंड आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल लो या फिर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बोल दो, बात एक ही है। तो इनहिबिटर्स यानी जैसा कि आप रिफाम्पिसिन देख रहे हो, ये इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में आपको मालूम ही है, तो ये इनहिबिट करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होता है। ड्रग, ऐसे ड्रग जो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया के डीएनए को ही डायरेक्ट, तो मेट्रोनिडाजोल हो गया, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब इनका काम ही है कि भाई डीएनए जो है उसी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अजोल देख रहे हो, ये फॉर्म करता है नाइट्रो रेडिकल्स, जिसको जैसे यहाँ पे जो डीएनए हेलिक्स है उसका डिस्टेबलाइज यानी स्ट्रैंड का ब्रेकेज हो जाता है। और सेम टू सेम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का भी ऐसे ही काम है कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, यानी ऐसे ड्रग्स जो यहाँ पे काम करता है। क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे क्या होते हैं, पेंटोस शुगर होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कि इन्हीं के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे एक डीएनए हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा डीएनए हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ए के साथ यहाँ पे टी हो गया, जी के साथ सी हो गया। तो ये जो ए के साथ टी जो फॉर्म्ड हुआ है ना, तो इस टी का सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है आइडो रेडिन हो गया, एसिक्लोवीर हो गया, NRTI। तो यहाँ पे जो टी है ना, इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे असाइक्लोवीर के जैसा, असाइक्लोवीर। तो क्या होता है, असाइक्लोवीर और इसका अटैचमेंट हो जाता है। अब अटैचमेंट होगा तो क्या हुआ, ये तो फॉल्टी हो गया, यानी इसका कुछ काम ही नहीं है, रोल ही नहीं है, तो वो गिर जाएगा। तो गैस इस टाइप से ये काम करते हैं, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल यानी डिग्रेड हो जाता है इजीली, फॉल्टी न्यूक्लिक एसिड होने की वजह से, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ही सेम है भाई, जो एजिटी से होते हैं इन सब का, और ये जो ड्रग्स हैं इनका। तो गैस ये चारों ख़त्म हो गए। और यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि ऐसे ड्रग जो एक्ट करते हो इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म पे। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको आप अच्छे से समझिए ध्यान से गाइस, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, पाबा हो गया उनके पास, और टेरेडिन जो कि हम लेते हैं प्रिकर्सर ऐसा, तो ये दोनों जब कंबाइन होता है ना, तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पे आपको अगर याद हो तो सिंपल सा अगर नाम लो तो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस या फिर फॉलिक एसिड सिंथेस बोल सकते हो। मेनली आप ये लिख सकते हो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, या फिर ये भी आप लिख सकते हो डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस। तो गाइस सिंपल सा वर्ड जो आपको लगे वो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हो, जिसको जैसे कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। यहाँ पे रिडक्टेज लगता है ऊपर सिंथेस। उसके बाद ये THFR जो होता है, इसका काम है प्यूरेंस, थाइमिडीन हो गया, और मिथ आयोनिन जो होता है इसमें कन्वर्ट करना। प्यूरेंट्स हम डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, थाइमिन डीएनए, और मिथायोनिन जो कि प्रोटीन के लिए, यानी ये एक अमीनो एसिड है। तो गाइस क्या इस जो प्रोसेस चल रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए जो सल्फोनामाइड्स, जो हमारा जो फर्स्ट ड्रग है यूनिट 2 के अंदर, जो कि आप देख रहे हो ये कहाँ काम कर रहा है, तो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस को इनहिबिट करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा, यानी ये तो एकदम इनिशियल स्टॉप कर दे रहा है। उसके अलावा बात करें तो ट्राइमिथोप्रीम और पायरीमिथामीन जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे काम करते हैं। तो यानी ये पूरा साइकिल को स्टॉप कर रहे हैं ताकि फाइनली ये फॉर्म ना हो। अब यहाँ पे आते हैं इसके अंदर और भी है कि ड्रग इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेस, तो यही है फॉलिक एसिड सिंथेस। कौन से हैं, जो हमारे सल्फोनामाइड, डेप्सोन, यहाँ पे हम डेप्सोन भी दे सकते हैं, सल्फोनामाइड भी। और यहाँ पे ड्रग इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ट्राइमिथोप्रीम, पायरीमिथामीन, मीथोट्रैक्सेट तो आपने प्रीवियस सेमेस्टर भी पढ़ा ही होगा, 5th सेमेस्टर में आई थिंक। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट, और हम आते हैं नेक्स्ट। तो गाइस देखा जाए तो आपने सभी जितने भी ड्रग्स है यूनिट 2 के अंदर, सभी का आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम इजीली क्लियरली कर चुके हो, यानी आप कैसे काम कर रहे हैं वो सब कुछ आपको पता चल चुका है। चाहे वो अमीनो ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन हो, क्लोरामफेनिकोल हो, चाहे वो सल्फोनामाइड हो, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, सबका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम चल चुका है।
हम बात करते हैं कि भाई बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल समझते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर हमने देखा था ये सारे ड्रग्स है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड, लिंकोसामिन और लाइनिसोलिड, ये सब क्या करते हैं, ये सब बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने का। बट यहाँ पे आप देख रहे हो मिस रीडिंग कर रहा था ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, और ये क्या काम कर रहा था, इनिशिएशन ही नहीं होने दे रहा था, स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा था, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी के अंदर आया, यानी ये किल करता है डायरेक्ट। यहाँ पे बात करें तो क्यूनोलॉन्स, मेट्रोनिडाजोल, ये सब किल कर रहे हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, यानी और ये ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हो गया ये सब। अब ड्रग अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म के अंदर बात करें तो यहाँ पे सल्फोनामाइड, डाप्सोन, ये सब आते हैं जो कि स्टॉप कर रहे हैं ग्रोथ को, मान नहीं रहे बैक्टीरिया को डायरेक्ट के डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो कम्प्लीटली किल कर रहा है वो पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टीन, एम्फोटेरिसिन बी, ये सब काम है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जितने भी है सबके सब किल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई सेल वॉल ही जब नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वेंकोमाइसिन, सेफलोस्फेरिन, पेनिसिलिन, सब के सब इसी के अंदर आते हैं जो कि किल करने का काम करते हैं। अब आते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन था। तो गाइस पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आते हैं जल्दी जल्दी, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें सल्फोनामाइड्स के ऊपर है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको तो सब कुछ पता ही चल चुका है, मेन आपको क्लासिफिकेशन अब पढ़ना है, और जो ये यूजेस, एडीआर, ये सब पढ़ने होंगे आपको बस ड्रग के, और कोट्रिमोक्साजोल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ा था बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो कि ग्रोथ को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ये फोलेट सिंथेस कॉम्पिटिटिवली है, मतलब ये एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो कि फोलेट सिंथेस जो एंजाइम है उसको रोक देते हैं, उसको हटा के खुद आकर के अटैच हो जाते हैं ताकि आगे का प्रोसेस ना हो। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सल्फा मेथी अजोल हो गया, सल्फा साइटिन हो गया, सल्फिसोक्साजोल हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मिथोक्साजोल हो गया, और यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो सल्फा डॉक्सिन हो गया, टॉपिकल के सल्फा सिटमेट, और सिल्वर सल्फा डाइजिन हो गया। तो गाइस ये सब आप लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम इजी है, बस क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चार्ट बनाते रहना है जिससे आपको ईजिली हो जाए। अब ये जो आपको मालूम है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो किल करते हैं, ये साथ में कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी ये स्टॉप करते हैं ग्रोथ को जनरली, ना कि किल करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के भी यहाँ पे दिया हुआ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकाई और मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन को भी ये ट्रीट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया ही था कि जो पाबा और टेरिडीन प्रिकर्सर जो होते हैं वो आपस में आकर के डाइहाइड्रोफोलिक, जिसको जैसे THFR और फिर प्यूरिन थायमिन, ये सब का सिंथेसिस होगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारा ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस है ना, इसी को रोक देता है सल्फोनामाइड। और उसके अंदर आपको ये सारे ड्रग्स है, तो किसी भी एक ड्रग को उठाना और यहाँ पर पुटअप कर देना नाम, और ब्रैकेट में लिख देना सल्फोनामाइड, जिसकी वजह से आंसर और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। और ये थोड़ा यूजेस बच गया था, तो यूजेस भी देख लेते हैं। तो यूजेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस, मलेरिया, टॉपिकल एजेंट पे बर्न, जैसे जल वल गया तो वहाँ पे भी यूज़ करना है, जैसे कि हमने सिल्वर करके पढ़ा था नाम, तो उसका यूज़ करते हैं, सिल्वर सल्फोडाइजिन जो भी है, एक बार आप देख लीजिएगा। और टॉक्सिसिटी ADR की बात करें तो स्किन रैशेस, हीमोलाइसिस, और यहाँ पे कर्निकटेरस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है और ये MCQ में बहुत बार आया जाता है। तो ये याद रखना कि इस टाइम पे जो हमारा क्या होता है कि हाई लेवल हो जाता है बिलिरुबिन का, यानी जिसको हम हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं, और ये बच्चों में होता है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें, और अप्लास्टिक अनीमिया कॉज करता है। ये सब इसके ADR यानी टॉक्सिसिटी। अब कोट्रिमोक्साजोल पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर 2 डोज होते हैं, एक हमारा ट्राइमिथोप्रिम और एक सल्फा मिथोक्साजोल, जो कि हम सल्फोनामाइड के अंदर का है। तो गाइस काम भी उसी के जैसा होगा और ADR भी उसी के जैसा होगा, सब कुछ तो उसी के जैसा होगा। और ये रेशियो जो है 5:1 में प्रेजेंट होते हैं ये इसके अंदर, कोट्रिमोक्साजोल के अंदर। जो दोनों ही ड्रग का हाफ लाइफ जो होता है वो सेम होता है, और ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिसाइडल की तरह काम करते हैं। अब दोनों ही जगह स्टॉप कर रहे हैं, ये दोनों ही आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो,
जो हमारा सल्फोमिथॉक्साजोल हो गया और ट्राइमिथोप्रीम हो गया, DHFR पे भी रोक रहे हैं, फोलेट सिंथेस पे भी रोक रहे हैं। तो भाई आगे का कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो डेट मीन्स ये एक्ट एज बैक्टीरियोसाइडल काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही वाला बताना है जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। कौन सा वाला? तो यही, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फोनामाइड, इसके अंदर आप इसका ड्रग का एग्जांपल लिख सकते हो सल्फा मिथॉक्साजोल, और नीचे की साइड में ट्राइमिथोप्रिम ऑलरेडी लिखा पड़ा है, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस में आप बता सकते हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ईयर या फिर साइनस इन्फेक्शन के दौरान इसका यूज़ किया जाता है, और ADR जो कि एकदम सेम है जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था। तो गाइस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पेनिसिलिन, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन पूछा है। पेनिसिलिन के बारे में बताना है, क्लासिफिकेशन करना है, और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, यही सब बताना है जनरली आपको। तो बहुत सिंपल सा है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन आया कहाँ से? पेनिसिलियम नोटेटम से आया है। इसके बारे में बता सकते हो ये बैक्टीरिसाइडल है, और भी बहुत कुछ बता सकते हो। इतना कुछ तो आपको पता चल ही चुका है, आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी देख चुके हो। तो पेनिसिलिन ससेप्टेबल पेनिसिलिन, इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक्टिव होते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, फेनेथिसिलिन, सेम टू सेम वैसे ही है जैसा मैंने आपको मेडकैम में करवाया था। मेडकैम में भी यही लिखवाया है मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी ये शो करते हैं, मेथिसिलिन, एफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, और जो लास्ट है वो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनेस सेंसिटिव पेनिसिलिन्स, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे कार्बेनिसिलिन, कार्फेसिलिन और मेजलोसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया। तो आप ये बता सकते हो, ये जो आप मेडका में मैंने और भी इसको डीपली आपको बताया था। एक तो आपको ये पता चल गया पेरेंटर ऑरल है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था यूरिडो पेनिसिलिन्स ये वाले हो गए, अमीनो पेनिसिलिन्स ये दोनों हो गए लास्ट के दो। अब यहाँ पे यूजेस और ADR की बात करें तो यूजेस में साइफिल्स, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, टेटनस, एस ऑरियस इन्फेक्शन के दौरान यूजेस इसका है। ADR की बात है एनाफिलैक्सिस, स्किन रेसेस। स्किन रेसेस तो आप सभी में लिख सकते हो, मोस्टली में आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, इसका ADR है। तो गाइस ये आप बता सकते हो पेनिसिलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यही वाला आपको बताना है, सेम टू सेम, जो कि मेडका में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सिफेलोस्पोरिन का भी यही है, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है। आपको अगेन बताना है कि ये क्या करते हैं। तो बैक्टीरियासाइडल है और ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव का ये रहा। इसमें बस आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है कि जो आप देख रहे हो, इसको अगर मैं जूम करूँ इतने पोर्शन का, तो ये कुछ ये रहा बीच का सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर नेम नेक का चेन होता है और इसको सपोर्ट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज। सॉरी गाइस थोड़ा सा नॉइस के लिए। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज को ही इनिबिट कर देता है, ताकि ये कोलैप्स आपस में आके गिर जाते हैं। तो गिरने की वजह से हमारा सेल वॉल डिसरप्चर हो गया, यानी आगे कुछ हुआ नहीं, तो मतलब आप कुछ काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये बैक्टीरियोसाइडल है। ये आते कहाँ से हैं? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन में थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर्स होता है, पोरेंस के द्वारा ये आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा, बट आप बता सकते हो कि यहाँ से ये एंटर करते हैं और डायरेक्ट जाते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको PBPs कहते हैं, और यहाँ से ये एक्टिवेट होने के बाद इसको भेज देते हैं अंदर ट्रांसपेप्टाइडेज के पास, जो कि इनिबिट करके और ये स्टॉप कर देता है पूरा प्रोसेस को। और यहाँ पे आपको ये डेफिनेशंस फॉर्म में भी लिखा है, फ्लो चार्ट, तो ये भी आप लिख सकते हो, बता सकते हो। तो गाइस इसका भी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ये कंप्लीट आप देख सकते हो। वही है नेमनेक। क्या है नेमनेक? तो एनेसिटाइल म्यूरेमिक, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, यही तो है। और ये है जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा था, ये सारी बातें। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर 2 उनसे बना है, NAM और NAG से। और ये अमीनो से शुगर आप देख रहे हैं, अमीनो एसिड चेन यहाँ पे है, और ये अमीनो शुगर इन्हें बोलते हैं नेमनेक को। तो वही बोला गया यहाँ पे सब कुछ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि व्हाट आर सेफालोस्पोरिन, क्लासिफाई करो और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा पेनिसिलिन जैसा ही है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सेम टू सेम वही काम करता है जैसा पेनिसिलिन काम करता है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे सेफालोस्पोरिन के बारे में बताना है। तो गाइस सेफालोस्पोरिन आप ये सब बता ही सकते हो, ये जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, ये कहाँ से आया है, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। और मेन था क्लासिफिकेशन पे आकर के देख लेते हैं। तो इसमें आपको जनरेशन वाइज बताना होता है। स्ट्रक्चर ये मैटकैम के लिए था, मैटकैम का ही मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अंदर कुछ ड्रग्स याद कर लो, सिफेलेक्सिन हो गया, सिफाड्रीन हो गया, या फिर सिफेलोथिन हो गया और सिफासेट्रिल हो गया। यानी चार चार भी आप पढ़ लोगे ना, टोटल 4 जनरेशन है, तो 16 के करीब हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही है, एक तरह से कम नहीं है। तो कोशिश करो कि 3-4 ड्रग तो आप इजीली पढ़ लो। सिफाक्लोर 2nd जनरेशन में। तो गाइस थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1st जनरेशन। तो गाइस ये अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये भी नोट डाउन कर लो कि जो 1st जनरेशन की अगर मैं आपको ड्रग की बात करूं, तो ये जो 1st जनरेशन की जो ड्रग्स हैं ये काम करती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई पे। तो यहाँ पे लिख दो मैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। जो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आ गया स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, इनको ये किल करते हैं। और इस स्टेफिलोकोकाई तो गाइस ये जो है आप देख रहे हो, ये 1st जनरेशन का काम है कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई को ये किल करने का काम कर रहे हैं। सो गाइस वहीं पे अगर हम बात करें 2nd जनरेशन जो सिफालोस्पोरिन जैसा सिफाक्लोर है, ये सब काम क्या करेंगे, तो इनका काम होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को किल करने का। जैसे कि यहाँ पे इनके जो सेल वॉल है उसको डिसरप्चर करना थ्रू पीबीपीज के द्वारा, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करके। तो कौन कौन से बैक्टीरिया आ गए, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर इकोलाई आ गया, क्लेबिसिला आ गया, प्रोटियस आ गया, और यहाँ पे एच इन्फ्लुएंजा आ गया। तो ये भी आप बता सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अब 3rd जनरेशन के अंदर सिफोटॉक्सिम हो गया, सेफ्टिजॉक्सिम हो गया, सेफमेनॉक्सिम हो गया। तो इन सब का काम क्या है, जो हमने 1st और 2nd देखा कि 1st और 2nd वाले क्या काम कर रहे थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। तो 3rd वाले ये दोनों पे ही काम करते हैं, और 4th वाले भी दोनों पे काम करते हैं। तो गाइस वही यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सिफापीम और सेफप्रियोम। और 5th जनरेशन भी आपको देखने को मिलेगा, बट वो जरूरी नहीं है, 4 जनरेशन तक ही आपको पढ़ना है। जो कि 5th जनरेशन अभी आ चुकी है, तो उसके लिए भी ड्रग्स आ चुके हैं, तो वो अभी नहीं, आप 4th जनरेशन तक ये अच्छे से कर लेना है आपको। और यहाँ पे स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, मैटकैम का, इस वजह से यहाँ पे बना हुआ है। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ये कंप्लीट कर दिया सल्फोनामाइड, कोट्रिमोक्सोजोल, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, जो कि ये कौन से 50S पे आई थिंक काम करता है, तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्लोरामफेनिकोल का भी। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेफालोस्पोरिन के बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता चल चुका है। मेन अब आपको क्या बताना था इसके बारे में कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो चुका है, क्लासिफिकेशन, ADR और थेरेपेटिक यूजेस। सो गाइस जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ गया, तो नॉर्मली आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा था उसी के बारे में बताना है कि अमीनोग्लाइकोसाइड ऐसे कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो शुगर्स को, और वो शुगर्स को ज्वाइन कौन करता है, तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड क्या करता है, इन अमीनो शुगर को और अग्लाइकोन पार्ट, यानी जो नॉन शुगर होते हैं और अमीनो शुगर, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। तो बस आपको इतना सा बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो, ये क्लासिफिकेशन बताना है। मैं इस टाइप से इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मैटकैम में जो पढ़ोगे वही कोलॉजी में भी पढ़ना है, तो क्यों डिफरेंट पढ़े, एक ही जैसा पढ़ते हैं ना। तो सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, और यहाँ पे टोब्रामाइसिन हो गया, यहाँ पे और भी लिख सकते हो जेंटामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन। और वहीं पे बात करें तो टॉपिकल, ये सिस्टमिक हो गए और सिस्टमिक, और ये टॉपिकल है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, सिस्टमिक के थोड़े ज़्यादा ADR होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉपिकल। टॉपिकल में यानी जो सरफेस पे लगाने के लिए होता है, जैसे कि नियोमाइसिन हो गया, फिर अमिकासिन हो गया, सीसोमाइसिन हो गया। तो आई होप आपने ये सब नाम तो सुने ही होंगे। अब आते हैं मेन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, बट फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो इसका जो
ग्लाइकोसाइड्स मैंने आपको क्या बोला, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर ये सब आप एग्जांपल्स लिख करके ये बता सकते हो कैसे काम कर रहा है। ये सब तो नॉर्मली आपको बताना होगा कि ये कैसे अंदर के साइड में आ रहा है और काम कहाँ कहाँ जाएगा। ये मेन साइटोप्लाज्म में जाएगा। एक बात आपको याद दिला दो कि अमीनो ग्लाइकोसाइड जब हम देते हैं ना, तो इसके साथ में हमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, बिकॉज ये ना साइटोप्लाज्म ऐसे ही थोड़ी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। बीटा लैक्टम के पास प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन में जाने की, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के पास नहीं होती। तो इन दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है और अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है वो साइटोप्लाज्म में ईजिली पहुंच जाता है। अगर बीटा लैक्टम ना दे तो मुश्किल हो जाएगा, ये काम ही जा ही नहीं पाएगा। मेन बात यह है। तो ये हेल्प करता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हेल्प टू पेनिट्रेट आप बोल सकते हो, या फिर टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का, उसके बाद ये जाएगा अपना बाइंड होगा 30S 50S दोनों जगह पर बाइंड हो सकता है। आप 50S लिख सकते हो, आप 30S लिख सकते हो। और ये काम क्या कर रहा है, तो भाई कि जो mRNA है उसको रीडिंग को स्टॉप कर देता है, मतलब कि वो जो लेके आया मैसेज को मिस रीडिंग करवा देता है गलत, और जिसको वजह से गलत चेन बन जाता है। इसके अलावा होने ही नहीं देता, एकदम स्टॉप ही कर देता है कि नहीं आप रीड नहीं कर सकते हो mRNA को, जो हमारा राइबोसोमल RNA है वो, और tRNA लेके आ ही नहीं पाता है। तो ये पूरा प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं या फिर मिस रीडिंग करवा देते हैं। ये हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का काम है। सो गाइस, ये भी आप बता सकते हैं इसके ADR में कि ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो कि इंपॉर्टेंट ADR है सिर्फ, और यूजेस में आप ये बता सकते हो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, ब्रुसेलोसिस, इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो गाइस जितना कम आप लिखोगे उतना, और जो इम्पॉर्टेंट ADR है वो आप लिखो, तो इस वजह से जो मार्क्स है वो टू द पॉइंट आपको मिल जाएंगे। AQT यही चाहता है कि टू द पॉइंट उसको आंसर मिले। ऐसे इस बार का जो आया था क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था कि उनके मार्क्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिले हैं, ड्यू टू देयर जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं वो प्रॉपर लिखे हैं, बट एक लंबा चौड़ा करके और एक्स्ट्रा चीज़ें लिख करके। तो मेन है कि आप मेन जो उसके ADR है वो ज़रूर लिखो, अदरवाइज बाकी सब लिखो, बट एक मेन जो होते हैं वो पॉइंट्स उनको आप भूलो मत, उनको आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। सो गाइस, और क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के बाद यही है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, ये दो टॉपिक जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। बात करें तो मैक्रोलाइट्स यहाँ पे मैंने पुटअप नहीं कर रखा, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको ये सब का पता चल चुका है, बस ये है कि क्लासिफिकेशन, ADR यूजेस, बस इतना कुछ आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए। तो वो मैं नोट्स में आपको मेंशन कर दूंगा, क्लोरामफेनिकोल का भी, इसका भी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो बच गए हैं टॉपिक, क्विनोलॉन्स का भी मेंशन कर दूंगा, और इस दोनों का ही काम वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैसे ये काम करते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलॉन और टेट्रासाइक्लिन्स देख लेते हैं, ये दो टॉपिक जो कि यहाँ पर मेंशन किया है। और सो गाइस, जैसे कि नेक्स्ट था यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रखा है, वो भी फिर से बता दूंगा आपको कि ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अब ये जो ड्रग्स है ये क्या करते हैं कि DNA जो गायरेज है, DNA गायरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टोपो आइसोमेरेज 2 भी बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, और ये सेम ही होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो गाइस DNA गायरेज को भी टोपो आइसोमेरेज 2 भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और टोपो आइसोमेरेज 4 ये जो कि डिफरेंट होता है। तो इन्हीं ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया के जो वहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, यानी जो उनका जो DNA है वो एकदम टाइटली था, उसको लूज कर रहे थे ये, तो वो हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन जो है वो इनिबिट कर देता है उन एंजाइम्स को, ताकि ये ना हो पाए और आगे वो रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ताकि एक जो था वो डॉटर सेल जो पेरेंट से बनता है वो नहीं बन पाएगा। तो गाइस इस टाइप से ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन जो कि बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको जनरेशन वाइज फिर से याद करना है। फर्स्ट जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, लोमिफ्लॉक्सासिन हो गया, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम है। तो गाइस ये जो है ना, ये पहले आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख करके उसके बाद ऐसे भी बता सकते हो फर्स्ट जनरेशन जो कि डेफिनेशन फॉर्म में कि नैरो स्पेक्ट्रम ये सब एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसे कि आपने भी ये यूज़ किया होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ओफ्लॉक्सासिन भी बहुत यूज़ होता है। थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन, इनके क्या है कि इनके मुकाबले इनके जो इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स वो कम है। और गेटिफ्लॉक्सासिन ये रहा, और प्रीफ्लॉक्सासिन। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ताकि आप पढ़ सकते हो कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छा काम करते हैं।
फोर्थ जनरेशन जो कि लास्ट जनरेशन है, और यहाँ पे मोफिफ्लॉक्सासिन, फ्लूरोक्सासिन हो गया और गैरिनॉक्सासिन हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत अच्छे से ओरली एब्जॉर्ब होता है, और फ्लक्सासिन जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। और एडीआर में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेस, टेंडाइटिस, हेडक, डिजीनेस, इंसोमिनिया ये सब बता सकते हो। यूजेस में यूटीआई, टाइफॉइड, डायरिया, गोनोरिया, आरटीआई, इन सबको ये ट्रीट करने का काम करता है। कैसे करता है तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो हमारा बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो एकदम टाइटली होता है, और ये जो डीएनए गायरस उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और आइसोमेरेज 4 ये डिफरेंट है दोनों। तो ये दोनों का काम यही है कि जो ये एकदम टाइटली है इसको एकदम लूजली किया जाए, एकदम लूजली, जिसकी वजह से ये आगे फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कर पाए थ्रू रेप्लिकेशन फॉर्क, अगर आपको याद हो तो। सो गाइस इस टाइप से इसका काम है, और ये सब आपको नोट्स में वेल प्रॉपर मिलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। एक बचेगा हमारा टेट्रासाइक्लिन। सो गाइस नेक्स्ट जो था वो टेट्रासाइक्लिन्स के ऊपर था, और इसके अलावा जो है वो सब आपको नोट्स में मिलेंगे। तो गाइस टेट्रासाइक्लिन जो कि हमें मालूम है, इसके बारे में ऑलरेडी आप बता सकते हो, मेड कैम में भी आपने पढ़ रखा है, जिसमें आप इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बता सकते हो कि सबसे पहले तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, जो कि ये 30S राइबोसोम्स पे काम करता है। क्या काम कर रहा था तो न्यू अमीनो एसिड जो टीआरएनए लेके आ रहा था ए साइट पर, उसको ये इनिबिट कर रहा था। और ये जो है ये आप दे सकते हो, ये ज़रूरत नहीं है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ हो, ये आप अकेले भी दे सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, यानी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों के खिलाफ अच्छा ये काम दिखाएगा। क्लासिफिकेशन में शॉर्ट एक्टिंग जो कि 6 आवर्स, इंटरमीडिएट 12 आवर्स, लॉन्ग एक्टिंग 18 आवर्स तक काम दिखाते हैं ये लोग, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग में टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, इंटरमीडिएट में डेमिक्लोक्साइक्लिन और मिथोसाइक्लिन, और लॉन्ग एक्टिंग में डॉक्सीसाइक्लिन, जिसका आपने यूज़ किया भी होगा, और मिनॉक्साइक्लिन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ओरली भी, टॉपिकल, पेरेंटल, हर तरह के यहाँ पे अवेलेबल है टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही बताना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बस उसी को एक चार्ट फॉर्म में आपको लिख देना है कि ये सबसे पहले कहाँ पे आया, हमारे साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म पे आने के बाद ये 30S राइबोसोम जो कि स्मॉल सब यूनिट है उसको बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद जब भी कोडिंग के टाइम पे जो टीआरएनए है वो न्यू अमीनो एसिड लेके आता है, तो उसको इनिबिट करता है ए साइट पे आने से। अब वो नया वाला आएगा नहीं, तो उसका फिर एंटीकोडॉन्स कैसे फॉर्म होंगे, तो वो मैसेंजर आरएनए का वो रीड कैसे होगा मैसेज, तो जिसकी वजह से ये स्टॉप कर देता है काम को। अब इसके अलावा इसको हमने देख रखा है कि इसका एडीआर क्या है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी ये आप बता सकते हो, हाई डोज में जॉन्डिस कॉज करता है। जीआईटी में बात करें तो इरिटेशन, बर्निंग कॉज करता है। नोजिया, वॉमिटिंग भी इसका एडीआर है। और इसका एक और एडीआर है, टिथ और बोन को जो है डिस्कलरेशन कर देता है एक्यूमुलेशन होने की वजह से। तो इसको देखना होता है स्मॉल किड्स में कि उनका जो टिथ और बोन्स है उसके लिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी किया जाता है कि ना देने के लिए, तो ये देख करके इसका यूज़ किया जाता है, अदरवाइज ये चेंज कर देता है कलर को। तो गाइस ये हो गया टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो गाइस आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने आपको बताया वो सफिशिएंट है, और थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं आपको नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना पढ़ लोगे तो समझो कि यूनिट 2 अच्छे से हो गया। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूनोलॉन्स, तो आप समझ ही होंगे। क्यूनोलॉन्स का भी फ्लोरोक्यूनोलॉन जैसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो डीएनए का नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसको होने देता है एंजाइम्स को इनिबिट करके। मैक्रोलाइट्स का एक बच गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको नोट्स के टाइम पे ही बताऊंगा, बिकॉज जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे फाइनली। अब हम नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 के ऊपर लेके आएंगे, उससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री का ट्राई करेंगे कि जल्दी से वो आपको प्रोवाइड करवा दें यूनिट 2, ताकि 2 यूनिट इन दोनों सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाए। बात करें हार्वर्ड ड्रग एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसका भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।